सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय, जिसमें हमने शुरुआत की थी प्रथम अध्याय से। और प्रथम अध्याय के अभी तक हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पहले वे वीडियो देख लें। उसके बाद में यदि आज का वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। जैसे कि हम सभी को पता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल में बहुत ही श्रेष्ठ रही थी, हर क्षेत्र में अग्रणी रही थी। देखते हैं ये क्षेत्र कौन कौन से थे, जैसे कि धर्म, कला, साहित्य, समाज, विज्ञान। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमेशा से ही अग्रणी रहे थे, उत्कृष्ट रहे थे। इसीलिए भारतवर्ष को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था। इनके अलावा यदि हम आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक रूप से भी भारत बहुत ही समृद्धशाली देश था। आर्थिक रूप से समृद्धशाली देश होने के कारण ही भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद में हम यदि बात करें नैतिक और मानवीय आचरण की बात करें, उसमें भी भारत क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ था। भारत के लोगों की मानसिकता बहुत ही व्यापक थी, बहुत ही श्रेष्ठ थी। यह हमें किससे पता लगता है, जैसे कि अथर्ववेद जो है, 4 वेद हैं हमारे, उसमें एक है अथर्ववेद। उसमें पृथ्वी सूक्त में एक सूक्ति दी गई है जो है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, यानी कि भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। तो भारतवर्ष के लोगों ने भूमि का, धरती का इतना सम्मान किया है कि उन्होंने भूमि को माता के समान माना है और स्वयं को उसका पुत्र माना है। इसके अलावा भारतीय जो संस्कृति की श्रेष्ठता किससे सिद्ध होती है, उन्होंने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो भारत के लोगों ने क्या कामना की है, सभी लोग जो हैं, विश्व के सभी लोग सुखी हों और सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। उन्होंने यही कामना की है। इसके अलावा एक और पंक्ति आती है वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि भारत के लोगों की जो मानसिकता थी संकीर्ण नहीं थी, उनकी मानसिकता व्यापक थी। उन्होंने पूरी धरती को ही, पूरे संसार को ही अपना क्या है, कुटुंब माना है। वसुधा यानी कि धरती और कुटुंब यानी कि पूरे धरती को ही अपना परिवार माना है। तो इस सभी से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो भारत था बहुत ही वैभवशाली रहा था। भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है बहुत ही वैभवशाली रही थी, बहुत ही श्रेष्ठ रही थी। उसके बाद में हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विश्व में प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ था, तो हम देखते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत ने सैनिक आक्रमण का सहारा नहीं लिया। सैनिक आक्रमणों के द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं किया, अपितु इसका जो स्वरूप था वो क्या था,
सांस्कृतिक विनिमय का था, यानी कि संस्कृति का ये आदान प्रदान के द्वारा भारतवर्ष के लोगों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। और इसके अलावा उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो स्वरूप था विश्वव्यापी था, यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ था। इसका एक उदाहरण हमें चीन से प्राप्त होता है, जैसे कि चीन की दीवार का जो उत्तरी दरवाजा है उसमें संस्कृत भाषा में एक पंक्ति लिखी हुई है, यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। तो चीन की दीवार के ऊपर संस्कृत भाषा में ये पंक्ति पाए जाने पर यह सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार चीन तक फैला हुआ था। इनके अलावा कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार और दार्शनिकों ने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उद्गार इस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार मयूर ने कहा था, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। उसके बाद में सर वाल्टर रैले ने कहा था, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में ही हुआ, यानी कि मनुष्य का उद्गम जो है भारतवर्ष में ही हुआ। उसके बाद में कर्नल अलकाट ने कहा था, मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष ही है। प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे वाल्तेयर। इनको जब ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई, जैसे हमारे 4 प्रसिद्ध वेद हैं उनमें ऋग्वेद इनको उपहार स्वरूप दिया गया, तो इन्होंने ये कहा था, यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। यानी कि उन्होंने ऋग्वेद को इतना अमूल्य बताया था कि जो पश्चिमी देश है सदैव ही पूर्वी देशों के यानी कि भारतवर्ष के ऋणी रहेंगे। उसके बाद में मैक्स मूलर ने कहा था, उन्होंने कहा था, यदि कोई मेरे से ये कुछ प्रश्न पूछे तो इनका जवाब मैं एक ही दूंगा। तो उनके ये प्रश्न क्या थे? उन्होंने कहा, यदि मेरे से ये कोई प्रश्न पूछे, मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक है? उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये है, संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है? तीसरा प्रश्न है, प्लेटो, कैंट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए हैं? तो मैक्स मूलर ने कहा था, यदि कोई मेरे से ये 3 प्रश्न पूछे तो तीनों बार ही मैं इनका जो जवाब है क्या दूंगा? हिंदुस्तान। यानी कि इन सभी का एक ही उत्तर होगा, हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष। इसी तरह से मैक्स मूलर ने कहा था, जो दक्षिणी अमेरिका में देश है पेरू, उसमें उनके जो लोग हैं अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और आज भी वो विजयदशमी, राम सीता उत्सव, राम जन्मोत्सव आदि त्योहार मनाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने भी भारतीय संस्कृति के लोहे को माना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अग्नि पुराण में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। और इसी तरह से एक शब्द आता है द्वीपांतर। द्वीपांतर का अर्थ है भारत के समुद्र के पार के प्रदेशों को द्वीपांतर कहा गया है। समुद्र पार के प्रदेश जो है उनको द्वीपांतर कहा जाता है। ये द्वीपांतर कितने थे? 9 थे, इसीलिए इनको नवद्वीप भी कहा जाता था, जिसमें जावा, सुमात्रा, मलाया आदि प्रमुख द्वीपांतर थे। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान, यूरोपीय विद्वान हुए थे
सिल्वेन लेवी। उन्होंने इन नवद्वीपों के लिए एक भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था ये भारत के ही द्वीप है, इसीलिए उन्होंने इनको भारतीय द्वीप समूह कहा था। इनके अलावा प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए थे मसूदी, ये अरब से संबंधित थे। इन्होंने कहा था जो भारत वर्ष है वो भूमि और जल दोनों पर फैला हुआ है, यानी कि स्थल और जल दोनों भागों पर फैला हुआ है, और इसकी जो सीमा है जाबाग यानी कि जावा और सुमात्रा तक फैली हुई है। इस तरह से प्राचीन भारत की जो सीमा थी उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में नीचे दक्षिण पूर्वी एशिया तक विस्तृत रूप से फैली हुई थी। इनके अलावा हम देखते हैं कि पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे वहां से भी जो भारत के लोग हैं अन्य देशों में पहुंचे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में सोमालीलैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के जो पूर्वी तट थे वहां पर भारत के जो लोग थे वहां पर बसे, उन्होंने अपना वहां पर निवास स्थान बनाया और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से उत्तर की तरफ हिमालय के पार उन्होंने चीन, मंगोलिया, साइबेरिया इत्यादि देशों में भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और इसी तरह से उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी अनेक प्रदेशों में अनेक देशों में अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो भारत के जो प्राचीन लोग थे उनको आर्य कहा जाता था। आर्य का अर्थ होता है आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो भारत के जो सुसंस्कृत और सभ्य लोग थे उनको आर्य कहा गया। उन्होंने अनेक विश्व के अनेक देशों में जाकर के अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए एक उक्ति प्रचलित है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। तो भारत के जो आर्य लोग थे उन्होंने कहा था संपूर्ण विश्व को ही आर्य बनाना होगा, यानी कि संपूर्ण विश्व में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करके प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाना होगा, सुसभ्य सुसंस्कृत बनाना होगा। इसी तरह से हम पहले भी पढ़ चुके थे, अंगकोर वाट और बोरबुदर से जो भवन हम बोरबुदर से जो मंदिर व स्मारक आदि हम प्राप्त करते हैं, हम देखते हैं, उनसे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो प्रचार प्रसार अनेक देशों में हुआ था। और यहाँ पर जो स्थित भवन है उनकी समानता अजंता और एलोरा के समान बताई गई है। तो इस तरह से विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जिनकी जो सभ्यता और संस्कृति है, उनकी पूजा पद्धति है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो रीति रिवाज है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बिल्कुल समानता रखते हैं। उनमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है प्राचीन काल में बहुत ही वैभवशाली रहा था और उसकी जो संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है भारत में नाविक शक्ति। तो अब हम पढ़ेंगे भारत में नाविक शक्ति। तो संस्कृत भाषा के नव शब्द का अर्थ होता है जलयान, यानी कि नव शब्द का अर्थ यहाँ जलयान बताया गया है, और इस जलयानों से संबंधित विद्या को नवगति कहा गया है। इसी तरह से उर्दू में जलयान के लिए नाव शब्द का प्रयोग किया गया है, और अंग्रेजी में नेविगेशन शब्द का प्रयोग मिलता है, जो कि इस नवगति का ही एक रूपांतर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नव शब्द से जलयान बना है। तो भारतवर्ष में लगभग
6000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी में जलयान चलाए जाने के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। हम विद्वानों के द्वारा हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व जलयान चलाए जाते थे, यानी कि उस समय भारतवर्ष में जलयानों का विकास हो चुका था। और ये जलयान इतने शक्तिशाली होते थे कि ये समुद्र में बड़े बड़े तूफानों का भी सामना कर सकते थे। और इसी प्रकार के एक जलयान में एक चीनी यात्री, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, चीनी यात्री फाहियान भारत में आए थे। तो इसी प्रकार के एक यान में बैठ करके वो भारत से चीन वापस गए थे, जो कि श्रीलंका से जावा और जावा से चीन गए थे। तो इस तरह से भारत में लगभग 6000 वर्ष पूर्व जलयानों का, जलपोतों का विकास हो चुका था, निर्माण हो चुका था। इसके जो सटीक प्रमाण है वो हमें सौराष्ट्र से, यानी कि गुजरात से प्राप्त होते हैं। सौराष्ट्र में लोथल नाम का एक बंदरगाह है। इस लोथल नाम के बंदरगाह पर बड़े बड़े जलपोत आया जाया करते थे और इसी बंदरगाह से अनेक देशों के साथ में व्यापार भी हुआ करता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगभग 5-6 हजार वर्ष पूर्व भारत में नाविक शक्ति का विकास हो चुका। इसके बाद में देखते हैं कि उत्खनन से प्राप्त सौराष्ट्र में जो लोथल बंदरगाह है वह शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना हुआ है। शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना हुआ है और यह बंदरगाह इतना गहरा था कि यहाँ बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते थे और यहाँ पर ईरान, मेसोपोटामिया आदि देशों से व्यापार होता था। उसके बाद में पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगुकच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे, पश्चिमी तट पर ये स्थित है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी में एक पुस्तक आई थी पेरिप्लस, उसमें भी कुछ बंदरगाहों का, जैसे कि चोल, धभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोटायम, मछलीपट्टम आदि कुछ प्रमुख बंदरगाहों का भी वर्णन किया गया है, उसमें जिक्र मिलता है। फिर हम देखते हैं रत्नाकर शब्द का प्रयोग अरब सागर के लिए किया गया था। अरब सागर को रत्नाकर कहा गया था और बंगाल की खाड़ी को महोदधी कहा गया था। बंगाल की खाड़ी को महोदधी कहा गया था। इसके अलावा सांची और भरहूत से जो हमें शिल्प प्राप्त होते हैं उसमें भी नौका के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों पर नौकाओं के चित्र अंकित हुए हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है उस समय नौका का विकास हो चुका था, भारत में नौका बनाई जाती थी। उसके बाद में युक्ति कल्पतरु धार के एक राजा थे। धार के राजा भोज द्वारा एक लिखित पुस्तक है। धार के राजा भोज ने युक्ति कल्पतरु नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने नौका निर्माण व नौकाओं के प्रकार के बारे में वर्णन किया है। और लोह मत्स्य यंत्र, अरबी यात्रियों ने अपने विवरण में यह बताया है कि भारतीय लोग दिशा का ज्ञान करने के लिए लोह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करते थे। इसका तात्पर्य यह है एक दिशा सूचक यंत्र था। इससे भारतीय जो नाविक थे वो दिशा का ज्ञान पता लगाते थे, ज्ञान करते थे। उसके बाद में देखते हैं कर्णधार या महासार्थ, जो जलयान थे, जलपोत थे, उनके प्रमुख को कर्णधार या महासार्थ कहा जाता था। जलयान प्रमुख को, जो प्रमुख अधिकारी होता था, उसको कर्णधार और महासार्थ कहा जाता था। इसके अलावा पतवार संभालने का जो कार्य करते थे उनको नियामक कहा जाता था।
नियामक पतवार संभालने का कार्य करते थे, यानी कि चप्पू जलाने का कार्य करते थे। और इसके अलावा एक शब्द और आता है दत्त रश्मि ग्राहक। ये जलयान के स्वतंत्र अधिकारी होते थे। जलयान के स्वतंत्र अधिकारी, इन स्वतंत्र अधिकारियों को दत्त रश्मि ग्राहक कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं लोथल जो बंदरगाह है गुजरात में है, वो शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना हुआ था और यहाँ पर बहुत ही गहरा जल होता था, जिससे भारी जो जहाज थे, जलपोत थे, आवागमन कर सकते थे। और सोपारा व भृगु कच्छ भी पश्चिमी तट पर बंदरगाह थे। इनके अलावा भी पेरिप्लस में कुछ बंदरगाहों का जिक्र किया गया है। रत्नाकर, अरब सागर के लिए रत्नाकर शब्द का प्रयोग हुआ है और बंगाल की खाड़ी को महोदधी कहा जाता था। सांची और भरभूत में भी, भरभूत शिल्प से भी हमें नौकाओं के बारे में पता लगता है। और धार के राजा भोज ने अपनी पुस्तक युक्ति कल्पतरु में नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकार के बारे में वर्णन किया गया है। लोह मत्स्य यंत्र का अर्थ है दिशा सूचक यंत्र। और जलयानों के प्रमुख अधिकारी को कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। और इसी तरह से पतवार संभालने का कार्य नियामकों द्वारा किया जाता था। और दत्त रश्मि ग्राहक से तात्पर्य है जलयान के स्वतंत्र अधिकारी। इस तरह से आज हमने अपना टॉपिक पूरा किया, वैभवशाली भारत की उपलब्धियां और भारत में नाविक शक्ति का विकास। इस वीडियो को देखने के बाद में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक में इस वीडियो से संबंधित एक टेस्ट दिया गया है। आप उस ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं और अपने नंबर हमारे साथ, जितने भी मार्क्स आपके आए, हमारे चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।